अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम जनाब। दुआ है कि नए साल के दिन नई खुशियों के साथ आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रहे हो। जनाब, नया साल शुरू हो चुका है तो नई नई चीजें हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं अपने शो के अंदर। हम टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे छुपाइएगा नहीं। आपके पास मोबाइल है, उसका 30 सेकंड का क्लिप बनाएं, चाहे वो एक्टिंग स्किल्स हो, सिंगिंग के हों, पेंटिंग के हों, या इसके अलावा कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल निकालेंगे, 30 सेकंड की वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को सेंड करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम उन वीडियोस को अपने शोज के अंदर लाजमी तौर पे मॉर्निंग शो में शामिल करेंगे और आपका टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि शो के अंदर आप अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं। टाइप करें टेक्स्ट को और उस नंबर पे सेंड कर दें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आपकी पार्टिसिपेशन हमें लाजमी तौर पे शो के अंदर चाहिए। और इसके अलावा, टैलेंट के अलावा, अगर बर्थडे की बात की जाए जनाब, बहुत सारे लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं। हम आपके स्पेशल दिन को कुछ मजीद स्पेशल बनाएंगे। आप 30 सेकंड की अपनी सालगिरह की वीडियो बनाएं, अपने दोस्त की वीडियो बनाएं, अपने प्यारों की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें उस नंबर पे टेक्स्ट करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है अपने स्टूडियो के अंदर भी करेंगे और आपको शामिल करेंगे अपने मॉर्निंग शो के अंदर। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफी सर्द होता चला जा रहा है, लेकिन सर्द मौसम के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुज़श्ता रोज की गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि राहत फतेह अली खान साहब फैसलाबाद आए थे और हमारे साथ, मेरे साथ जब मुलाकात हुई उनको मैंने दावत दी कि हमारे सिटी 41 भी आए, तो वो लाजमी तौर पे आए। यहाँ पे उन्होंने दौरा भी किया। सिटी एट 10 जिस सेट पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी आए, उन्होंने बड़ा सराहा, हमारी गुफ्तगू भी हुई। क्या दौरा रहा कल उनका, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट क्लिप में। तो क्या कहेंगे अहलियाने फैसलाबाद के लिए, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत सारे व्यूवर्स जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी झलक देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनान भाई। यहाँ मैंने पैदाइश हुई है मेरी और हमारे पूरे फैमिली की, वालदा वालिद यहीं पे पैदा हुए हैं फैसलाबाद में। तो इससे तो बहुत रूहानी ताल्लुक है इस शहर से मेरा। और फैसलाबाद के लोग वैसे ही बहुत मासूम हैं और बड़े सीधे लोग हैं। और यहाँ पे मैंने तो पूरा एक अरसा बचपन से लेके जवान होने तक मैंने इधर ही गुजारा है। तो मुझे बहुत है लगाव है इस सिटी के साथ। अहलियाने फैसलाबाद के लिए कोई दो लाइनें गुनगुना के अगर। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखने दूं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जी हाँ जनाब, ये था वो कवाली का एक फिक्रा जो इन्होंने हमें सुनाया और अपनी मधुर आवाज़ से हमें महसूस किया। यकीन जानिए कि बड़ी ही मीठी आवाज़ थी और इस मीठी आवाज़ के साथ मोहब्बत तो बहुत सारे लोगों को थी और मेरा फेवरेट था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने सुना दिया। बहुत शुक्रिया। राहत फतेह अली खान साहब जो है वो कल हमारे स्टूडियो में आए और इसके साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं। राहत फतेह अली खान साहब तो हमारे स्टूडियो में कल आए ही आए। हमारे टेक्निकल स्टाफ के यहाँ पे उस्मान साहब हैं, जिनको हम अक्सर डीजे के नाम से पुकारते हैं। वो रैपिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं और अक्सर औकात जब हम सिटिंग करते हैं उनके साथ, कुछ गपशप कर रहे हो, मंचिंग चल रही हो, कुछ खाया पिया जा रहा हो, तो डीजे भाई को अक्सर कहते हैं जनाब हमें थोड़ी सी रैपिंग करके सुनाएं। तो डीजे हमें रैपिंग करके सुनाता है। कल हमारे स्टाफ के ही एक मेंबर ने उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के सामने वो रैपिंग की और उनके उसके लिए कमेंट्स क्या थे और रैपिंग को सुनने के बाद
जो है वो किस तरह से फील कर रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे रब्बा रब्बा मैनू ला संभाल मेरी जिंदड़ी बेहाल कुछ समझ नहीं आता सीने उत्ते केड़ा जाल गस ते असले दी डीलिंगा मैं कितिया कुड़िया बतेरियां शराब वांगू पिटिया दौलत दा नशा यारो मैनू मार गया सपोज के भी मैं खुद को लो हार गया मेरे कोल पैसा बथेरा पर लगदा दिल नहीं मेरा लोग ने घबरू कहंदे पर टुटिया दिल है मेरा खादी हुन मैं कसम करने नहीं होर सितम सारे गुनाह भुला के अखा हुन रहनिया ना माफी मैं मंगदा खुदा माफ कर मेरी खता लोग जेड़े मेरे वर्गे डीजे उस्मान ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है कि रैप अब मुझे अच्छा लगने लगा। अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो कि डीजे भाई के लिए राहत फतेह अली खान ने दिया। उनका कहना है रैप मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब रैप अच्छा लगना शुरू हो गया इसको सुनने के बाद, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। जनाब आगे बढ़ते हैं, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अब थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कहा जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि आज रात बारिश के कुछ चांसेस मौजूद हैं, तो शहर के अंदर रिमझिम फुहार जो है वो पड़ सकती है। और अगर बात करें आज के दर्जा हरारत की, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 20 डिग्री और कम से कम 11 डिग्री रहने का महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया। हवा में नमी का तनासब 67% है। हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है, कभी रुक जाती है और कभी चलना शुरू हो जाती है। और आने वाले दिनों के अंदर मजीद मौसम सर्द होगा, धुंध के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जनाब इसके अलावा अगर मौसम से हटके दूसरी जानब चलें तो आज के गेस्ट का मैं तारुफ लाजमी तौर पे करवाना चाहूंगा क्योंकि ज़राअत से उनका जो है वो मुंसलिक हैं। और आज खास तौर पे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जिनकी काश्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम की जाती है। अरबों रुपए की वो मेडिसिनल प्लांट्स है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर। अगर वही पाकिस्तान के अंदर काश्त करने शुरू कर दिए जाते हैं तो उससे हमें बहुत सारा ज़र मुबादला जो है वो मिल सकता है और बहुत सारे पैसे जो हम खर्च करते हैं इंपोर्ट के ऊपर और ड्यूटीज भी उसके ऊपर लगती हैं वो बच सकते हैं। और एक बड़ी मार्केट है उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आज हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अरशद साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा मोहम्मद अरशद की तरफ चलूं, क्या कहेंगे कितनी अहमियत है इन मेडिसिनल प्लांट्स की और ये कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज हमारे यहाँ किस तरह से उनको किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पर बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। महकमा ज़राअत किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। अगर मैं बात करूँ, जब से बनी नौ इंसान का इर्तिका हुआ, पौधे जो हैं वो इंसान की ज़रूरियात के साथ साथ जो है वो चलते रहे। पूरी दुनिया के अंदर अद्वियाती पौधाजात जिन्हें हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, इनकी तादाद हज़ारों में है और पाकिस्तान में भी लगभग 600 से ज़ायद जो है इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम जो है पाई जाती हैं। तो इस हवाले से चूँकि माजी में हमारी जो आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिनल क्रॉप्स थी, जिसमें कि जो घरेलू ज़रूरियात भी हैं और इसके अलावा हमारी जितनी भी अद्वियाती साज जो कंपनियां हैं जो बनाती हैं, जिसमें एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या हुक्मा हजरात जो हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मेडिसिन को जो है वो अपने नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखते हुए चूँकि हम अरबों रुपए का जो ज़र मुबादला हमारा कीमती था वो हम बाहर के मुल्कों को देते हैं और वहाँ से सौंफ, अजवाइन वगैरह, कलवंजी जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो चूँकि हम जिस खित्ता ज़मीन पे रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन बड़ी अच्छी है, आबो हवा बहुत अच्छी है। जैसे हम दीगर फसलात जो हैं वो अपनी काश्त कर रहे हैं, तो इनको भी अगर तरजीह दी जाए तो इनकी अहमियत अगर इंसानी सेहत के हवाले से देखी जाए तो हर जो मेडिसिनल प्लांट है उसकी अपनी खसूसियत है। इस साल गवर्नमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया 3 साल के लिए कि जी 6 मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए, ज़िम्मेदारों को उसकी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि उनमें सौंफ, अलसी, तुलसी, अजवाइन, कलवंजी और इसबगोल, ये हमारे अंडर प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हम इस पर काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमने सबसे पहले बाहर ज़िम्मेदारों को जाके इसकी अवेयरनेस दी कि इसके जो है वो आपको मुआशी तौर पे, माली तौर पे क्या क्या फ़ायदे हैं। और उसमें जो है फिर उनको दूसरा बताया गया कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे आम बेसिक जो किचन के अंदर भी मौजूद होती हैं। मतलब ये चीज़ें दिन और रात जो है वो हम लोग किसी न किसी ज़रिए से डायरेक्ट भी इनको इस्तेमाल करते हैं।
और अगर मुआशी तौर पे देखा जाए तो ये कोई भी फसल जो है, अगर इसको बतौर फसल काश्त किया जाए तो ये किसी से भी कम नहीं है। अगर हम शुगर केन को लें, गंदम को लें, किसी और को लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो इतनी पैदावार आ जाती है और ये उससे भी आसानी से काश्त हो जाती हैं, तो उससे ज़िम्मेदार जो है वो खातर खा फ़ायदा जो है वो ले सकता है। और इसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू उनके बरक्स दीगर फसलात के अखराजात भी कम आते हैं, इसकी हैंडलिंग भी बहुत आसान है। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स आगे चलेगा, इसमें तहकीकाती अदारा जो है अयूब रिसर्च भी शामिल किया गवर्नमेंट ने, कि वहाँ से रिसर्च करके हमें नया सीड जो है प्रोवाइड करेंगे, वहाँ फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उससे जो है वो ज़िम्मेदार अगर इस तरफ आता है। और इसकी मैं आपको दूसरी अर्ज़ करूँ कि ये मेडिसिनल प्लांट के हवाले से जब हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो हमें इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्ड मिला है कि हम जब लोगों को जाके बताया ना कि जी जनाब इसकी तो ये अफादियत है। आप पहले नो डाउट कि माजी में लोग सौंफ भी काश्त करते थे, फसल लगाई, उसकी वटों पे थोड़ी बहुत सौंफ जो है फैला दी, 10-20 किलो उनको अगर मिल गई, उनके जानवरों की फीड के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। और अलसी तो आप लोग कॉमन समझते हैं कि जो है वो आम घरों में मतलब अलसी की पिनियां हमारे बुजुर्ग जो थे वो सर्दियों में अक्सर बना बिल्कुल के आप खाते ठीक थे। कह रहे हैं, और इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद अरशद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी अहमियत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि मजीद कौन कौन से फ़ायदे हैं, अफादियत है इन प्लांट्स की। जी देखिए जी, अगर हम अलसी को लें तो अलसी का जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके मैदे के अमराज, असाब और जितनी हमारी नज़ला ज़ुकाम जो है इसके अंदर मैदे को तकवीत मिलती है। तुलसी, तुलसी जो है ये एक हमारे लिए बड़ा नया नाम है, लेकिन हिंदू जो है वो इसे होली जो है ना प्लांट वो के अपना तौर पर मुकद्दस पौधा जो है इसे मतलब करार देते हैं, और अपने घरों में ऐसे जो है ना वो मतलब बरकत, बाइसे बरकत वो समझते हैं कि इसको रखा जाता है। और तुलसी की अगर मैं अहमियत बताने चलूँ तो मेरा प्रोग्राम हुक्मा भी सुन रहे होंगे, डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, ये इसकी इतनी अफादियत बताई गई है कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक बेशुमार अमराज जो है ना, जिसमें कि मतलब हमारी नज़ला ज़ुकाम, कोई मैदे के अमराज हैं, कोई गुर्दे के अमराज हैं, कैंसर है, कोई मतलब जज़ाम है, और इस तरह की ऐसी जो अननोन बीमारियां कि जिनका लाइलाज बीमारियां हैं, ये उनके लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। ये दो तरीके से इनका बीज भी इस्तेमाल किया जाता है, और इनके पत्तों का जो है वो जुशांदा निकाल के पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और गांव देहातों के अंदर अभी भी ये सिस्टम जारी है। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, अगर इनकी इतनी अफादियत है और इतना ज्यादा प्रॉफिट इनके अंदर मौजूद है और इन्वेस्टमेंट भी कम है, इसके बावजूद हमारे यहाँ काश्त नहीं की जाती, वजह क्या है? हनान, देखिए हम जो रवायती ज़िम्मेदारी के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें हम फोकस करते हैं कि 1 एकड़ कमाद हो जाए, गंदम हो जाए या कपास हो जाए, या इस तरह से मकई लगा दें, 4 पैसे आ जाएंगे, सेफ जो है वो उसको क्रॉप्स में हम शुमार करते हैं। अब यहाँ पर मसला है कि बिलाशुबा सौंफ, तुलसी, अलसी या अजवाइन लगा देंगे, उसमें प्रॉफिट रेशो भी ज़्यादा है, उसमें खर्चा भी बहुत थोड़ा होता है। लेकिन इसमें इशू ये है कि अब अगर बारिश हो जाती है ज़्यादा, तो वो सारा का सारा जो है वो ज़ाया होने का अंदेशा होता है। बड़ी फसल आपकी जो बच जाती है। इसी तरह से इसको कोहरे से बचाना या गर्मी सर्दी से बचाना, छोटी फसल का हमेशा ही ये बड़ा मसला रहता है कि उसको या तो आप जो वो टनल फार्मिंग करें उसको इस तरह से बचा के रखें कि अल्टीमेटली वो अपने एंड तक जो है वो रिजल्ट दे। इंडिया में और हमारे ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंडिया से भी इम्पोर्ट होती रही हैं, या बहुत सारी वो बना रहे हैं और हमारे यहाँ नहीं बन रही। हमारी जो बेसिक है ये वो सबसे ज़्यादा जो है गंदम काश्त होती है, कमाद काश्त होता है, काटन है, मकई काश्त कर लेते हैं, राइस काश्त करते हैं। छोटी फसलें या सब्जियों की जाना बहुत कम जाते हैं। अभी यहाँ पे यूब रिसर्च में रिसर्च हो रही है कि जो सब्जियों के हाइब्रिड बीज है वो यहाँ बनाए जाएं। ज़्यादातर वो भी इंपोर्ट होते थे। वहाँ पे जो लैंड एरिया है वो ज़्यादा है, वहाँ पे जो मौसम है वो भी काफ़ी फेवरेबल है, वहाँ पे पानी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम पड़ती है।
हमारे यहाँ पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, फिर हमारे यहाँ पर जो मटियों का असूल है वो भी बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर अगर कोई 1 एकड़ या 2 एकड़ सौंफ लगा लेगा तो वो बेचेगा किसे? बिलाशुबा उसकी बड़ी मार्केट है, थोड़ी सी सौंफ है वो अच्छी खासी कीमत रखती है, लेकिन अब अगर उसके पास 8-10 मन है तो उसके लिए तो उसको प्रॉपर जो है वो मंडी चाहिए। एक हकीम आखिर कितनी उससे ले सकता है, ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर अब उसको एक नई मंडी क्रिएट करना पड़ेगी। सौंफ की, तुलसी की, अलसी की गवर्नमेंट की जानब से ये बड़ी प्रमोट की जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट बीज भी दिए जा रहे हैं, पूरे जो एक जिम्मेदार जो इनके साथ मिलके चलेगा उसको काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर फैसलाबाद में लाखों जो है वो एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि 50 एकड़ पे 50,000 एकड़ पे भी अगर काश्त हो जाती है तो उतनी खपत कहाँ पे होगी? ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो रेट्स है, फिर आमदादी कीमत जो हुकूमत की जानब से वो सिर्फ बड़ी फसलों की बदकिस्मती से तय होती है। छोटी जो फसलें हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दौड़ चलती है कि इस बार जो है वो टमाटर महंगा हुआ तो लोग टमाटर लगा देते हैं, उसके बाद उसका ग्राहक कोई नहीं मिलता। अच्छा, वैसे अब्दुर्रहमान, बैठे बैठे मेरे माइंड में आइडिया आया, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि ई कॉमर्स आजकल बहुत इन है और एक वेबसाइट बनाए जिस पे तमाम तर काश्तकारों को भी ऐड करे जो कि इन मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से तमाम चीज़ें काश्त करते हैं और दूसरे को भी, और उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो फैला दिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब वो इन हो जाएगी, बहुत सारे वहाँ पे बायर मौजूद होंगे जो पाकिस्तान से इन चीज़ों को अगर बाय करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाके वेबसाइट से मुतलका बंदे से जो है वो चीज़ को परचेज कर सकें। इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, आपकी एक्सपोर्ट के अंदर एक बूम आएगा इस हवाले से। हनान, जो ईज टू डूइंग बिजनेस है ना वो उसमें हम बुरी तरह से नाकाम है। बतौर अगर मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करूँ, ये नहीं है कि ये अभी पीपल्स पार्टी नून लीग नाकाम है या पीटीआई नाकाम है, इससे कबल भी अगर मुशर्रफ भी रहा है तो वो भी नाकाम हुआ है। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, एक्सपोर्ट करनी। ये देखें अभी FATF आ गया, FATF से पहले जो हमारे जो यहाँ पर सिट्रस थे या दूसरे फ्रूट्स जो अज खुद लोग वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो FATF ने पाबंदी लगा दी है कि अब कोई भी जो पैसा है वो थ्रू जो है बैंक ही आएगा। उसमें जो टैक्सेशन इतनी हो जाती है, हमारे टैक्सेशन का बोझ है, महकमों का बोझ है कि महकमों की जानब से जो पाबंदियाँ हैं कि इसमें भी रजिस्टर्ड हो। एक देखें, एक कोई भी एक बंदा एक्सपोर्ट करता है उसको 8-10 जगह पर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद फिर जो उसका कंटेनर है वो बॉर्डर पे कई दिन तक रुका रहता है। तो ये एक बड़ा मसला है कि ईज टू डूइंग बिजनेस की जानब हम नहीं जा रहे। बाहर एक्सपोर्ट तो तभी कर सकेंगे अगर ये इतना आसान हो कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास इतनी जो खपत है उसको हम फेसबुक पे लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, या हमारा कोई दोस्त बाहर बैठा है उससे रब्ता करते हैं तो वो हमसे मंगवा ले तो उधर वो बेचते इजीली पैसे आ जाएं। ये तो एक बड़ा आसान सा फार्मूला है, लेकिन इसमें 8-10 महकमे इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें उसको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, फलान ढमकान। उसके लिए वो इतना लंबा प्रोजेक्ट बन जाएगा कि वो उससे बेहतर समझेगा कि इधर जितने की बिकती है वो बेच के निकल जाए। लेकिन वन विंडो ऑपरेशन भी तो इनके लिए किया जा सकता है ना? किए हुए वन विंडो ऑपरेशन जो पहले ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी बुरी तरह से नाकाम हो। उसमें भी वही बंदे ला के बिठाए जा रहे हैं जो कि पहले से करप्ट माफिया है या जो पहले से डिलेइंग टैक्टिक्स के मास्टर्स लोग हैं। यानी दिहाड़ीबाज नहीं यहाँ पे रुक रहे। एग्जैक्टली, यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिशें की, इमरान खान ने अभी बड़ी कोशिशें की कि इन्हें रिलीफ दें लेकिन नहीं दे सके। उसकी वजह यही है कि ये लोग, ये जो शबर जैदी चंद दिन पहले मैं सुन रहा था वो भी यही कह रहे थे कि FBR में 6,000 या 8,000 लोग वो है जो बेकार लोग हैं। उसमें से 90% वो लोग हैं जो बेकार हैं, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी कर्ज मौजूद है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी काम कर सकेंगे। नई लाट आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए, वो थोड़े विजनरी होते हैं। हम देखें 50 साल का बंदा जो है वो अपनी बामुश्किल जॉब बचा रहा होता है, उसे कोई गर्ज नहीं होता किसी को रजिस्टर्ड करना। वन विंडो ऑपरेशन तो ये हुई ना कि मतलब जो बंदा उधर बैठा है वो बड़ा एक्सपर्ट हो, सारा कुछ कर ले। यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन का मतलब भी यही लिया जाता है कि अब यहाँ पर आ गया ये नक्शों में हमने देखा है कि यहाँ पर जो नक्शे है वो आपने जमा करवा दिए, उसके बाद एक थ्रू प्रॉपर चैनल में 40 दिन में वो नक्शा जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा, वही टाइम लगता है 3 से 4 महीने। ऐसे इतराज़ात उस पर आ जाते हैं जो रवायती इतराज़ात, और उसके बाद वही फिर मुकमका होता है जिसको हम कंपनसेशन कह लें। लेकिन किसी ना किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है ना अब्दुर्रहमान, क्यों नहीं ले रहे? ये अगर FBR में कोई छांटी करने की जरूरत है या दीगर अदारों में, तो गवर्नमेंट का काम है कि इस हवाले से एक्टिव हो। हुकूमत हनान 5 साल के लिए आती है, उसके पास पावर्स बहुत कम होती हैं। वो अथॉरिटी और कंपनी से तो मुलाजम को निकाल सकते हैं, लेकिन जो बंदा
सरकारी मुलाजम है उसको डिसमिस सर्विस से करना बहुत मुश्किल है, बल्कि सबसे मुश्किल काम है कि उसको उसकी जॉब से निकाला जाए। जो एफबीआर का अगर चेयरमैन लगा होता है, जो अपने पीएन को जॉब से नहीं निकाल सकता, उसको सस्पेंड करेगा या उससे निचले ग्रेड में कर देगा, तो उससे निचला ग्रेड उसके लिए क्या हो सकता है। इसी तरह ये क्लर्क टाइप जो लोग होते हैं, इनको चेंज तो किया जा सकता है लेकिन उनको निकाला नहीं जा सकता। ये एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। उसके बाद वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, अपील में, वो वहाँ से बहाल होकर फिर वापस आके उसी सीट पर काम कर रहे होते हैं। तो ये इतना लंबा रिस्क कोई नहीं लेता, जो नाहल लोग बैठे हुए हैं जो सीटों पे। ऊपर हुकूमत, देखिए इमरान खान के बारे में मशहूर था कि वो तब्दीली लेके आएंगे, फलां करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वही लोग जो उन्हें मिले, उनके तजर्बाकार लोग थे, जो उनके पास जीतने वाले लोग, वो वही हैं जो काफ लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून लीग में भी रहे। वही लोग जो अब हुकूमतें चला रहे हैं, वही लोग। ये देखें वजारत दाखिला या उससे पहले वजीर रेलवे जो शेख रशीद है, वो तमाम सियासी पार्टियों में रह चुके हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारे वो लोग इक़्तिदार में हैं जो कि इस तमाम सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो कि स्टेटस को के सबसे बड़े हामी हैं, वही अहम सीटों पे लगे हुए हैं, उनके घरों में ही पैसे जाते हैं। ये तमाम हमने देखा है। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट को आसान बनाना, अब देखिए यहाँ पर जो बासमती चावल है वो हमारा जो यहाँ से जाता था इंडिया से, इंडिया की मोहरें लगती हैं, फिर आगे बिकता है, और अब उन्होंने वो अपील भी कर रखी है कि ये बासमती जो इंडिया के नाम से ही रजिस्टर्ड की जाए। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को कम से कम $1 अरब का सालाना जो नुकसान है उसका अंदेशा होगा। और ये अभी हमने पता चलाया कि यहाँ पर पाकिस्तान में ही उसको एज एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं किया गया। ये तो हमारी नाअहली है, बतौर गवर्नमेंट भी नाअहली है, बतौर जो फार्मर्स हैं ये एक बड़ा मसला है कि फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता, और ना ही वो उसे फार्मर बनाना चाह रहा है। वो चाहता है कि ये कोई डिग्री ले ले, कोई भी काम कर ले, 5वें स्केल में चले जाए, 7वें में चले जाए, चपरासी लग जाए, लेकिन यहाँ से निकले, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। तो उसको तो हम फील कर सकते हैं कि उसको आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो अपने बेटे को जब तक पढ़े लिखे को अपनी ज़मीनों पे नहीं लगाएगा, फिर जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉफिट रेशो भी नहीं है। ये देखिए चीज़ें मिल के हो सकती हैं, ये कोई जॉइंट वेंचर वो हुकूमत का और बड़े ज़मींदारों का, या जो पढ़े लिखे ज़मींदार है, या जो महकमा ज़राअत के लोग हैं, अगर ये उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें कि इस तरह से जो उनकी यहाँ पर प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में ज़ाया होने की बजाय या मंडी में ज़ाया होने की बजाय, और बेशतर जो ज़मींदार है जब उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं लेता तो वहीं वो हल फिरवा देते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि जिस मुल्क में मार्केट हो उसको मेंशन करें। ये देखें कितने मुल्क हैं जहाँ पर अपनी जो ज़राअत है वो नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्या वजह है कि हमारा जो फार्मर या हमारी गवर्नमेंट उसमें नाकाम रहती है। अभी पता चला था कि पिछले सीज़न में हमारे कई कंटेनर जो आमों के हैं वो सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो गए कि वो 2-3 दिन तक उनकी क्लीयरेंस नहीं हुई, और उनकी एज ही इतनी होती है कि वो टाइमली पहुंच जाएं तो ठीक है, अदरवाइज तो वो ज़ाया हो गई। देखें पक के वो ख़राब होकर गल सड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, ई कॉमर्स को उस तरह से यूटिलाइज नहीं गवर्नमेंट कर पा रही जैसे करनी चाहिए थी, इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए सर, जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने गुफ्तगू की, तो नो डाउट कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, तो इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए माजी में अगर जाएं, कोई भी नई क्रॉप आती है उसके लिए चैलेंजेस भी होते हैं, उसके लिए कुछ थोड़ा टाइम पीरियड भी दरकार होता है, फिर उसको इन करना है, फिर उसके बारे में सोचना। अब फ़र्ज़ करें लोकल मार्केट है, तो जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया कि हमने मेडिसिनल प्लांट्स लगा तो दिए, हमने इनकी जोनिंग भी की है, मसलन 6 मेडिसिनल प्लांट्स को 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, फैसलाबाद और साहिवाल। साहिवाल में कहा गया जी कि वहाँ की लोकेशन या एनवायरनमेंट ऐसी है कि वहाँ पे सौंफ आसानी से हो सकती है, सर्वाइव कर सकती है। साहिवाल को सौंफ का इलाका डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्लस्टर बना दिया गया जी, यहाँ सौंफ को प्रमोट करें। फैसलाबाद में तुलसी को दे दिया गया, खानेवाल में कलवंजी को दे दिया गया, इसी तरीके से सरगोदा में अलसी को दे दिया गया। अब इस पे जब बात हुई कि ये प्रोजेक्ट चलेगा, लोग इस पे इंटरेस्ट लेंगे, प्रोड्यूस आएगी, कहाँ जाएगी, इसके लिए हमारे जो साबका सेक्रेटरी ज़राअत थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिसमें ये हमदर्द वाले हैं, अशरफ लैब्स वाले यहाँ फैसलाबाद बैठे हैं, करशी वाले हैं, ये इन सबको इकट्ठा किया, इनके नुमाइंदों को बुलाया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा इनसे मीटिंग्स की कि अगर आपको ये प्रोड्यूस दें तो आप क्या ख़रीदार बनेंगे। उन्होंने कहा जी जाहिर बात है कि अगर हमें मतलब बाहर से भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हम जहाँ तक हो सका मुमकिन हम जो प्रोड्यूस है वो लेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत। ब्रेक पे जाने से पहले जो क्लस्टर्स बनाए गए थे इन चीज़ों की काश्त के हवाले से, मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही थी। जी सर, बताइएगा कि ये क्लस्टर्स जो हैं इन पे इम्प्लीमेंटेशन कब की जाएगी? क्या आने वाले दिनों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा? अर्ज ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस साल हमने डेमोस्ट्रेशन प्लाट्स जो लगवाए हैं साहिवाल में और फैसलाबाद में, क्योंकि तुलसी के अलावा जो 5 मैंने क्रॉप्स आपको बताई हैं उनका वक्त काश्त अक्टूबर और नवंबर था। वो फसलात जो है वो उसमें जो है हमने 10-10 प्लाट्स लोगों को दिए थे, 2-2 कनाल के, उनमें फ्री सीड दिया, फ्री फर्टिलाइज़र दिया। उसको देखते हुए जो क्लस्टर के गांव थे, मसलन 3 या 5 गांव हमने सेलेक्ट किए, उनके अंदर हमने मैक्सिमम जो थी ना वो ये दीगर फसलात जो है उनमें साहिवाल में सौंफ लगवा दी और यहाँ पे मिक्स क्रॉप जो लगवा दी 5 की 5, और लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। उसके अलावा फार्मर्स लेवल पे स्कैटर्ड जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में तहसीलों के अंदर ये प्लॉट्स लगवाए और लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब तुलसी का वक्त काश्त आ रहा है मार्च में, तो वो इस जो हम फैसलाबाद में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारे जो जंग रोड के हमने 3 विलेज सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे जो है वो लोगों को जो है वो डेमो लगा के तो बताया जाए। तो जो हमारी वर्किंग थी उसमें लोगों का इंटरेस्ट, हम अब तक लोगों के हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बताएं जी कब काश्त होगी, मतलब हमें सीड दें, कहाँ से मिलेगा, तो ये लोगों का इंटरेस्ट है। तो सर ये इसमें यकीन करें कि देखें ये दूसरी फसलात से कहीं कम नहीं है, सिर्फ लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देना, उनको लाइन पे लाना। एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं ना, अभी हमारी लोकल कंजम्पशन इतनी है कि अगर हम लोकली इसको अभी मतलब जो है ना लोग लगा के अपने मुल्क के अंदर ही जो है इसको इस्तेमाल कर ले तो मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हासिल हो सकता है। और कोई भी फसल ऐसी नहीं जो 60-70 हज़ार रुपये से एकड़ से जो है वो कम हो, मतलब कम खर्च बाला नशी। ज़मीनें सुकड़ रही हैं, एकड़ जो है वो कनालों में, मुरब्बे जो हैं एकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। तो ये वक्त का तकाजा है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है जब हमने करनी है ना, उसमें हमने ये मेडिसिन नहीं लगाने, हमने किचन गार्डनिंग को बड़ा प्रमोट किया। अब हम ये भी ला रहे हैं कि कम से कम जो हमारा किचन गार्डनिंग में जब हम सीड लोगों को देते हैं ना, एक पैकेट में रबी का, एक खरीफ का, कि 8-8 क्रॉप्स का, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सीड मेडिसिनल प्लॉट का भी रख दिया जाए ताकि जहां जिम्मेदार सब्जी लगाए 2-2, 4-4 लाइनें वो इनकी भी लगा ले, मतलब ताकि उसको कम से कम जो है वो अपने लोकल कंजम्पशन अगर अपने घर के ही इस्तेमाल के लिए मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बाजार के ऊपर उसका जो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा चीज़ जो है वो सस्ती मिलेगी, रेट में बिल्कुल मिलेगी, सस्ती मिलेगी, ठीक है ना जी। तो फिर एक्सपीरियंस जब एक आदमी, अब हमारे यहाँ पे पिछले कई सालों से जड़ावाला में एक 626 गाँव है, उसमें 3 से 4 एकड़ कलवंजी आदमी लगा रहा है, आखिर वो बेच ही रहा है ना। ये 69 जे भी यहाँ पे चब्बा गांव है, वहाँ पे 2 एकड़ कलवंजी लगी हुई है। मैं फिजिकली हम मतलब विजिट करके आए हैं, मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की है, हम परसों जा भी रहे हैं वहाँ में एक छोटा सा इवेंट करने, वहाँ में हमने अपना डेमो भी लगाया हुआ है। तो मतलब ये जो है वो एक टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन लोग आज स्वांजना के हवाले से क्या कहेंगे? जी स्वांजना पे हम तो काम नहीं कर रहे, लेकिन ज़रई यूनिवर्सिटी में मतलब बड़ा काम हो रहा है और लोग जो है इससे मतलब बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लीव्स जो हैं वो शुगर के लिए बड़ा अच्छा जो है उसका रिजल्ट आ रहा है। मेडिकल स्टोर्स पे ये शिफ्ट हो चुकी हैं चीज़ें, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये लगेगा, मतलब लोग आएंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, हमें नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ना वो हमारी सेहत जो है ना वो ये एलोपैथिक से नहीं बनेगी। ये इसमें देखें कलवंजी है, एंटीबायोटिक्स मतलब इसकी खासियत है, विटामिन ए मौजूद है, आयरन बहुत ज्यादा, आयरन बहुत ज्यादा है, और इसके मतलब हदीस भी है कि काले दानों में शिफा है। तो मकसद है कि मौत के अलावा तो ये चीज़ें हम मतलब इनटेक करेंगे तो हमें जो है हमारी बॉडी जो है वो मतलब सेहतमंद रहेगी और हमारे जो आने वाली नस्लें जो है ना वो मतलब सेहतमंद पैदा होंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को इस हवाले से फौरी तौर पे क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे लोग जो हैं मुतासर हों, काश्तकार मुतासर हों और ये काम करना शुरू कर दें, इसकी काश्त करना शुरू कर दें? अनान एक अमदादी कीमत हर चीज़ की बाकायदा तौर पर तय हो जाए कि यहाँ पर ये रेट होगा और ये हुकूमत ले लेगी, उससे ज़्यादा अगर आपका मार्केट में बिकता है तो बेच ले। उससे ये होगा कि ज़मींदार को अंदाज़ा होगा शुरू में ही कि कम से कम इतने पैसे तो मेरे पास आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी उसको ये भी नहीं आइडिया होता कि उसके पैसे भी पूरे होंगे नहीं। अमदादी कीमत की मौजूदगी में ये होता है कि आप अपना गोल सेट करते हैं कि यहाँ पर कम से कम ये टारगेट आप मुतय्यन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा
हमेशा मार्केट में मिलता है जितनी हमदादी कीमत तय हो, क्योंकि अगर हमदादी कीमत ना तय हो फिर मार्केट अपनी मर्जी से रेट निकालती है और फिर जो ही कोई भी चीज़ मार्केट में आती है वो आड़ती सस्ते दामों खरीद लेते हैं और उसके बाद जो महंगे दामों वापस उन्हीं किसानों को या आम लोगों को बेच देते हैं। बस सिस्टम जो है अगर इसे दुरुस्त कर लिया जाए तो बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आज के शो में आने के लिए। अरशद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम फैसलाबाद में रक ब्रांच जिसे कनार रोड पे जो मौजूद है उस हवाले से सिकंदर जुल्करनैन जो कि मारूफ हिस्टोरियन है वो मौजूद होंगे वहाँ पे, उसकी अहमियत और उसकी तारीख के हवाले से बताएंगे। तो आइए आपको लिए चलते। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हिट क्लब की तरफ से बनाया गया और हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो गया। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज के सेगमेंट्स के हवाले से आपको रिपीट करता चलूं कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की 30 सेकंड में वीडियो बनाएं। वो टैलेंट सिंगिंग का भी हो सकता है, एक्टिंग का भी हो सकता है, डायलॉग डिलीवरी का भी हो सकता है, पेंटिंग का भी हो सकता है, या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो उसके लिए आपको 30 सेकंड की वीडियो बनानी होगी और बना के उसे टेक्स्ट करना होगा उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आपकी खुशियों के अंदर भी हम शामिल हो गए। 30 सेकंड की बर्थडे की अपनी वीडियो बना के आप हमें भेजें, हम अपने सेट के ऊपर आपकी वो वीडियो दिखा के आपकी बर्थडे को सेलिब्रेट यहां पे भी करेंगे। तो जनाब चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि हमारे शेफ यू के आज क्या बना के हमें खिला रहे हैं। सब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ आप? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या बना के खिला रहे हैं आज? आज बना रहे हैं जिंजर चिकन सर। जिंजर चिकन बना रहे हैं आज हम। ओके, तो जिंजर चिकन की रेसिपी आप बताएं कि रेसिपी क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज होंगे और किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। पहले सर मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी जी। मैं बुलबर्ड मॉल शॉपिंग मॉल से, ये पंजाबी ढाबे की हमारी स्पेशल डिश है। पंजाबी ढाबे की? जी बिल्कुल। और जिंजर चिकन पंजाबी ढाबे पे जब बनाया जाता है तो ढाबे का एक टेस्ट, अपना एक फ्लो होता है, अपना एक मजा होता है। बिल्कुल, हर चीज का टेस्ट मैनेज रखना जी बेस्ट होना है। बाकी वो हमारा चाइना किचन है, होम बेकरी हमारी स्पेशल न्यू ओपन हुई है और साइड एरिया पे हमारा चाय नाश्ता बारबेक्यू सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसे तैयार अब किस तरह से किया जाएगा, रेसिपी कौन कौन सी यूज होगी? रेसिपी हमारे पास सर ये कटिंग की हुई है, जूलियन कटिंग। गोल्डन चिकन के लिए जूलियन कट करना होगा आपके चिकन को। और चिकन है कितना हमारे पास? हमारे पास हाफ केजी है सर। ठीक है, हाफ केजी चिकन है। और हाफ केजी चिकन में क्या क्या चीजें यूज होंगी? 1 चम्मच सर क्रश चिल्ली का जाएगा सर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच होगा हल्दी, 1 चम्मच ब्लैक व्हाइट पेपर होगा सर। और जो धनिया होगा वो लास्ट पे, साल्ट और धनिया लास्ट पे। धनिया पिसा हुआ? जी जी ठीक है, नॉर्मल ग्राइंड किया हुआ। योगर्ट सर जब अपना तरी ऑयल छोड़ेगी हांडी उसके बाद हम डालेंगे, उसके बाद डाल के उसके बाद फिर अच्छी तरह बुनाई करेंगे, उसका एक अपना फ्लेवर आ जाता है। घर में अक्सर ना पहले डाल देते हैं योगर्ट वगैरह, जब फ्रेश क्रीम हो उससे पहले आप अच्छी तरह बुनाई करें, उसके बाद जब अपना तरी छोड़े सालन या कुछ चीज का इस तरह का। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसे बनाया किस में जाएगा? गोल्डन सर घी में बनाएंगे सर। घी में गोल्डन घी के अंदर इसे बनाया जाएगा। और गोल्डन घी और कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से बनाया जाता है और अफजाने सेहत के असूलों के आन मुताबिक इसे तैयार किया जाता है। इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है जिसके अंदर विटामिन ई और विटामिन डी जो है वो मौजूद है। विटामिन ए क्या करता है कि आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन ई आपकी हेयर फॉलिकल्स और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने खाने को 4 चांद लगाएं, लज्जत से जो है भरपूर खाना आपका बने, तो उसके लिए आपको बाजार में जब भी जाएं सबसे पहले इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी का। ग्रेवी की तरफ आ जाए सर। जी जी। प्याज होगा हमारे पास 1 सर, 2 टमाटर होंगे। ठीक है, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे सर। ठीक है, ग्रेवी इसकी तैयार की जाएगी। ग्रेवी तैयार करके इसके बाद टेस्ट लगा के चिकन जो हमारे इसके अंदर डालेंगे उसको अच्छी तरह बनाई करके फिर हम लास्ट पे सर योगर्ट और धनिया लगाएंगे। धनिया लास्ट पे ऐड किया जाएगा। तो जिंजर होगा हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जूलियन कटिंग करेंगे, जूलियन कट करके ऊपर डाल, उसके बाद गार्निश होगी, धनिया होगा हमारा सर। और जिंजर से गर्मा गर्म सालन के ऊपर जब जिंजर डाला जाता है ना तो उससे जो अरोमा उठता है ना, यकीन जानिए मेरे तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द बनाए। तो जनाब तैयार करें, चूल्हा स्टार्ट करें फिर। अच्छा अब कढ़ाई का चूल्हा स्टार्ट करना होगा पहले हमें, और ये स्टार्ट कर दिया गया। इसमें पहले क्या डाला जाएगा? घी? नहीं सर। हाँ, इसमें हम कट करेंगे प्याज को और इसके साथ साथ हरी मिर्चों को, क्योंकि ग्रेवी जो तैयार की जाएगी वो उसकी तैयार की जाएगी, उतनी देर हमारी हंडिया गर्म भी होती रहेगी। और अगर ड्रिंक्स की बात की जाए, इसके लिए ड्रिंक्स जो हैं वो लेमनेट ही ज्यादा यूज किया जाता है सर। वो
अच्छा, लेमिनेट तो यूज किया जाता है। लेमिनेट भी दो तरह के होते हैं, एक तो उसे सोडा के अंदर यूज किया जाता है और एक जो है स्कंजवी टाइप बनाई जाती है। नहीं सर, सोडा वाला ज्यादा मजा है, गर्मियों में ज्यादातर, मौसम सरमा में ज्यादा लाइक करते हैं। मजेदार तो होता है, लेकिन जो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो जरा इसे कम यूज करते हैं। उसकी वजह ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर जो है वो आपकी कैल्शियम को डिसॉल्व करने में, यानी आपकी बोन्स को कमजोर करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। 1 चम्मच इसमें घी का जाएगा सर? 1 चम्मच? जी जी। ये 1 चम्मच लग नहीं रहा, मुझे ज्यादा लग रहा है। सर मैंने पहले का डाल कर रखा। अच्छा, पूरा हो गया सर। ठीक है। चम्मच से मुराद वैसे इतना सा चम्मच होता है, मुझे तो 3-4 चम्मच लग रहे हैं। कढ़ाई स्पून है सर, वो चम्मच। ठीक है। तो जनाब घी को जो है वो गर्म किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ये गर्म होगा उसके अंदर ये प्याज वगैरह डाल दिए जाएंगे। प्याज को भूनूंगा मैं अच्छे से, और प्याज भुनने के बाद कितनी देर के लिए प्याज भुना जाएगा? करना, लाइट ब्राउन करना। लाइट ब्राउन किया जाएगा, ज्यादा ब्राउन नहीं करना सर, लाइट ब्राउन करना। ठीक है। लाइट ब्राउन करने के बाद क्या चीज ऐड होगी इसमें? इसमें सर टमाटर ऐड होंगे सर। टमाटर ऐड होंगे, और टमाटर साबुत ऐड किए जाएंगे या इसको कटिंग किया जाएगा सर? कटिंग की जाएगी, ठीक है जनाब। अभी आप देख रहे हैं कि जो प्याज है इसे पकाया जा रहा है, और जब तक इसका कलर थोड़ा लाइट नहीं हो जाता इसे हम मजीद बनाएंगे। और जैसे ही कलर लाइट होगा इसमें प्याज के बाद टमाटर जो है वो कट करके ऐड कर दिए जाएंगे, और टमाटर को अच्छे से गलाया जाएगा। जी जी। और गलाने के बाद इसमें क्या चीजें ऐड होगी? सर चिकन ऐड होगा। चिकन ऐड होगा। लास्ट पे चिकन को थोड़ा सा सोते करेंगे इसी हंडिया के अंदर, ताकि अच्छी तरह वो उसको कुक हो जाए अंदर से। फिर इसमें टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, फिर इसको हिलाएंगे अच्छी तरह। चलें जनाब, आप फिर रेडी करें इसे। जी जी। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मौजूद होंगे और राना सिकंदर आजम, उनके साथ साथ हमारे साथ निम्रा सिकंदर और एमन सिकंदर जो है वो भी मौजूद होंगी। तो आप तीनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं सिकंदर आजम की तरफ चलना चाहूंगा। क्या कहेंगे, खानों के हवाले से तो आप भी काफी टेस्ट रखते हैं, खाने शाने काफी पसंद है मुझे लगता है। हाँ जी, खाने तो देखे नहीं, हर बंदे को पसंद है, मुझे भी है। अच्छा, कितने के पसंद है? कौन सी डिश ज्यादा पसंद नहीं, है? इसमें देखे मटन वगैरह मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, ये पता नहीं नाज़रीन क्या बात है, कोई सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, ये मटन के पीछे मर्द ज्यादा क्यों भागता है? इसकी क्या वजह है? मटन एक देखो हेल्दी फूड है, तो मैं समझता हूँ कि चिकन तो सिर्फ आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो उसमें वैसे मटन भी प्रोटीन ही होता है जनाब। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा है, ताकत ज्यादा होती है, और वैसे भी टेस्ट जो है उसका जरा मुनफरिद होता है, चिकन से अलग होता है। अच्छा, घर में भाभी की सबसे ज्यादा हाथ की बनाई हुई डिश कौन सी पसंद है आपको? मटन ही, मैं मटन ही? हाँ, मटन ही पसंद करता हूँ। और उनको क्या पसंद है जो वो आपको बना के खिलाती हैं? ये तीनों जो है चिकन आइटम्स खाती हैं। ठीक है, चिकन आइटम्स खाती है। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे निम्रा के हवाले से आपको लाजमी तौर पे एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे साथ निम्रा भी मौजूद है जो कि राना सिकंदर आजम की बेटी हैं। इन्होंने 30 केजी अपना वेट लॉस किया है, और बिफोर आफ्टर की मैं पिक्चर्स इनकी देख रहा था ब्रेक में, तो मैं परेशान हो गया कि इतना वेट लॉस किया कैसे इन्होंने। निम्रा, क्या कहेंगी आप? पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। इतना वजन किस तरह से लूज किया? कौन सी डाइट यूज करना शुरू हो गई हैं आप? खुद ही ऐसे ही बस लॉकडाउन हुआ तो उसमें ब्रेक आया। उसके बाद वो भी था कि एक स्टडीज की वजह से था कि आप थोड़ा सा आप कम हो जाते हो ना, आप पे बर्डन जब आता है। तो उसके बाद हुआ कि बहन की शादी थी, तो मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा लगना है इसके लिए फिर। अच्छा, बाजुकात ऐसे भी होता है ना निम्रा कि आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाएं, तो जो बंदा जरा हेल्दी होता है उसे टॉन्ट किया जाता है, तंग किया जाता है, उल्टे पुल्टे नाम रख दिए जाते हैं, लड्डू कहा जाता है, मोटू कहा जाता है, कुछ इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। तो वो फिर बड़ा इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार, अब मैं अपना वजन कम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो इसके पीछे कोई इस तरह की वजह तो नहीं थी? नहीं, स्कूल में मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं ना बड़ा रोब वाला बच्चा हूँ कि अगर मुझे कोई कहेगा ना तो उसको मारना है, कि मोटा नहीं कहना। अरे मारते नहीं है, प्यार से समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अच्छी चीज है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीजों पे बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं। ये आपने अच्छी चीज है कि आप टेंशन नहीं ली, बल्कि एक पॉजिटिव वे में जाके अपने वेट को जो है वो कम किया। और एमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमन से भी गुफ्तगू करते हैं। एमन, आप क्या कहेंगी? स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और कोविड की वजह से खूब मौज मस्तियां कर रहे हैं, और सदर आरफ अलवी और इसके अलावा जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वजीरों ने छुट्टियां दी हैं ना, उनको
खूब बच्चे ट्वीट कर रहे हैं और मीम्स बनाई जा रही हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे अच्छे पैगामात उनको दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, पढ़ाई का जो है वो नुकसान तो हो रहा है इसके साथ साथ? नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम भी मिल रहा है। पहले बहुत ज्यादा हम बिजी रहने लग पड़े थे। अब 9th में, मैं तो 9th में हूँ, तो मुझे तो पता है जब ओपन थे तो बहुत ज्यादा बर्डन था। अब थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है। अब हम रिलैक्स होके सारा दिन में 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, बाकी दिन खेल भी लेते हैं। और मैं तो ऐसे बच्चों जो खेलने में ज्यादा है, पढ़ाई में थोड़ा कम। अच्छा, खेल कौन सी पसंद है? मशगला क्या है आपकी? हॉबी क्या है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे बाद कोई छोटा बच्चा नहीं है। और बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा बहुत। सिकंदर साहब देख ले, बच्चे की डिमांड की जा रही है। अब इसमें आप कोई हेल्प करेंगे कि नहीं? नहीं, भतीजे हैं इनके जी, माशाल्लाह, भांजे हैं छोटे। वो सारे बच्चे आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान है मेरा नवासा, वो आता है, शगुफ्ता बेटी का बेटा जो है, इनसे बड़ी बहन है ना शगुफ्ता, तो उसके बेटे आ जाते हैं। वो करीब ही मिल्ला टाउन में रहते हैं। जब वो आ जाएं, या इमरान भाई के बच्चे हैं, तो इमरान इनका बड़ा भाई है, तो उसके जो बच्चे हैं, तो फिर ये उनके साथ, और घर में अरसलान, शानी और छोटा जो है अपना हसन, तो वो है। लेकिन वो थोड़े, अब बच्चे का मतलब है कि और छोटा बच्चा, और छोटा, तो मतलब बुकलू सा हो उससे खेलने को। वो इमरान और एहसान अभी हैं, इंशाल्लाह उनसे बच्चे हैं उनके भी। ठीक अब है। उन्हीं से अच्छा बच्चे निम्रा, हैं। मुझे ये बताएं कि आपको ज्यादा मोहब्बत बाबा से है या मामा से? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। अब ये नहीं आपने करना कि बाबा सामने बैठे तो उनका कह देना मम्मा भी घर पे टीवी देख रही होंगी, इसलिए सोच समझ के जवाब मैं दीजिएगा। बताती हूँ। मुझे ये है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती किसी भी चीज को, कि अगर मुझे किसी से बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना कोई चीज, तो मैंने ये नहीं कहना कि बहुत अच्छी है, या मुझे ये पापा को पता है मैं बहुत ज्यादा किसी के साथ ऐसे नहीं करती। मैं बहुत मतलब जरा रिजर्व होके रहते हैं आप। लेकिन मोहब्बत किससे ज्यादा, बाबा से या मामा? बाबा से। उसकी वजह क्या है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमेशा सही होते हैं। ऐसी फील आती है कि ये वैसे भी बेटियों का ज्यादा प्यार बाबा से होता है ना, और अपने बाप से। एक बाप जो होता है उसके लिए एक रोल मॉडल होता है, और उसे देख के इवन कल को जब शादियां भी हो जाती हैं ना, तो बेटियां यही कहती हैं, वो अपने हस्बैंड को अपने बाप जैसा बनाने की कोशिश करती हैं कि मेरे बाप में ये फन था, मेरे बाप में ये हुनर था, आपको भी वैसा करना चाहिए। उनकी आदत इस तरह की थी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा एमन, आप क्या कहेंगी? आपके फेवरेट कौन है, मामा या बाबा? शुरू से बाबा, यानी मैंने मम्मा ये मुझे लग रहा है कुछ डर की वजह से तो नहीं कह रहे कि बाबा साथ बैठे और आप उनकी तारीफ करते जा रहे हैं? पता है, पापा की बर्थडे भी हो तो मैं एक खत जरूर लिख के देती हूँ पापा को। अच्छा, एक ये वैसे खत्तो किताबत का जो रिवाज दम तोड़ता चला जा रहा था, वो अगर आप पापा की बर्थडे पे एक लेटर जरूर लिख के देती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ मम्मा को भी पढ़ाती हूँ, जिसमें सिर्फ मैं पापा के बारे में ही लिखती हूँ। अच्छा, कोई एक आप लेटर आप क्या लिखते हैं, हमें भी कुछ थोड़ा? बस अपनी फीलिंग्स लिखती हूँ कि इस साल जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी मुझे पापा से शुरू से प्यार है। अगर मम्मा ये देख भी रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मुझे बेटा ये तो घर जाके ही पता चलेगा, मम्मा देख रही है तो क्या कहेंगे। राज साहब आप क्या कहेंगे, बच्चों में ज्यादा आपको प्यार किसी एक के साथ, किसके साथ है? नहीं, ये बेटों में मुझे एहसान के साथ बहुत प्यार है। तो बेटियों में मेरी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो ये अब छोटी हैं, पढ़ रही हैं, अब दूसरी दोनों ब्याही हुई हैं, तो इसलिए इन्हें साथ मैं लाने की कोशिश करता हूँ। एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और दोनों टैलेंटेड हैं। फिर बात करने में आप देख रहे हैं झिझकती नहीं है, और कई सालों से जब से सिटी 41 आया तो ये मेरे साथ आती हैं, तो मेरी खुद भी कोशिश होती है। तो बेटों में मुझे एहसान छोटा है, तो उससे मुझे बहुत प्यार है। तो बेटियों में इन दोनों में से ज्यादा किससे नहीं, प्यार? इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है वो प्यार तो सबसे है, लेकिन एमन से है। एमन आपके साथ ज्यादा है, लेकिन निम्रा आपके साथ ज्यादा प्यार नहीं है पापा का? जो बड़ी है उनमें से देखे शगुफ्ता है, और बल्कि अक्सर ये होता है कि मैं शगुफ्ता और निमरा को ना, इसको मैंने बुलाना हो तो शगुफ्ता बड़ी प्यारी बेटी है मेरी बड़ी, तो मैं अक्सर अपना निमरा को बुलाता हूँ शगुफ्ता, तो फिर ये कहेगी पापा हम मेरा नाम नहीं लेते। हाँ, बच्चों को जरा होता है ना कि बाबा अगर लेकिन किसी ये की तरफ... दोनों की सेम आदत है। और जो दूसरी बेटी है मूना और एमन, ये एक तरह की हैं, कैलेंडरी हैं, अपना वो ये दोनों थोड़ी सी रिजर्व है, ये थोड़ी सी दोनों जो है ना वो जॉली एक्सप्रेसिव है, मोहब्बत का इजहार करते हैं आपके साथ। और तो ये है, अब आगे पोते हैं, नवासे हैं। अभी मेरा नवासा है 1.5 साल का अब्दुर्रहमान, उससे मुझे बहुत प्यार है। वो बड़ा प्यारा है, खूबसूरत भी बहुत है, अल्लाह ताला ने ना
उसको खूबसूरती बड़ी दी है। तो अब अच्छा, हॉबीज क्या है आपकी? खेल कौन सा पसंद है? मशगला क्या है नहीं, आपका? देखें, जब स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम रहा, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ। फुटबॉल तो के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद राना सिकंदर आजम से मजीद सवालात करेंगे और इनकी जिंदगी के हवाले से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिजनेस किस सिमत की तरफ जा रहा है, बेहतरी आ रही है एक्सपोर्ट्स में, और दूसरी जानब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले जो है वो बहुत चीख रहे हैं। उनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत मसाइल जन्म ले रहे हैं। देखें हनान, बात यह है कि ये मुल्क जो है ना बहरानों में गिरा रहा है, और कोई लीडरशिप इस तरह की नहीं रही है कि जिसने लॉन्ग टर्म को पॉलिसीज बनाई हों। और बदकिस्मती ये भी है कि चूंकि हम खित्ते में इस तरह रह रहे हैं कि एक तो हम मरहून मिन्नत है, और दूसरा जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की, उसने भी हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इनके गठजोड़ ने हमारी तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली है। वो मैं इस तरह कहूँगा आपको कि अभी जब 2013 से पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ पाइपलाइन का, और सदर जरदारी थे, तब उन्होंने उनके बॉर्डर तक वो आ गई, और उसके बाद जो ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं उसकी वजह से हम आगे अपना काम ना कर सके या उसे कनेक्ट ना कर सके। अगर वो गैस भी मिल जाती तो हमारे पास आज ये परेशानी ना होती। दूसरा, जनरल मुशर्रफ के दौर में एक गलत फैसला हुआ कि CNG स्टेशन लगाए गए, जिसने आपका जो रिजर्व्स थे उसको बहुत ज़्यादा हिट किया। और ये इस तरह के जो फैसले हैं, आप देखें, गाड़ी जो है ये कोई इस तरह की नीड नहीं है। आपकी इंडस्ट्री, आपकी ज़रूरत है, आपकी एक्सपोर्ट है। नहीं सर, गाड़ी भी ज़रूरत है, नहीं, और लेकिन बहुत अहम ज़रूरत है। मेरी सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, आप चला सकते हो, थोड़ा एक्सपेंस का फ़र्क है, लेकिन आपने सबसे पहली प्रायोरिटी, बांग्लादेश ने अभी क्या किया, बांग्लादेश में अगर आपको डोमेस्टिक आपने अप्लाई करना हो कनेक्शन के लिए तो आपको 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो आपको विदिन 1 वीक वो आपको कनेक्शन देते हैं। कमर्शियल इतनी जल्दी? हाँ, कमर्शियल के लिए कि आप इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करो तो गैस आपको कनेक्शन बिजली का और गैस का मिलता है 1 वीक। अब ये आप गौर करें कि प्रायोरिटीज हैं। अब उनकी 40 से 50 बिलियन डॉलर पर ईयर एक्सपोर्ट्स है, और हम कहाँ फिर रहे हैं 20 अरब डॉलर पे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपके पास, अच्छा, आपका माहौल क्यों खराब है? आपका ये स्मोग और ये क्या चीजें हैं, यहाँ अनरिकमेंडेड जो फ्यूल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तुक्का इस्तेमाल किया जाता है, तूड़ी इस्तेमाल की जाती है जो जानवरों को आप, और उससे बर्न होने से कितनी फिजा में आलूदगी फैलती है। और उसके बाद ये हो गया, टायर जलाए जाते हैं, और उसके बाद जो लंडे का कपड़ा आपका आता है, आप देखें जाके फैक्ट्रियों में हो क्या रहा है। अब कुछ हमारी, हम ना हर वक्त स्टेट से कुछ मांगते हैं कि हमें कुछ स्टेट ही दे दे, और हमारा फर्ज क्या है? हाँ, अपने फ्राइज पे हम कोई गौर नहीं करते। और मैं इन चीजों पे इतना ज्यादा बात करता हूं कि भाई हमने सिर्फ स्टेट की तरफ नहीं देखना। हम अभी शबरजादी ने जो इंकशाफात किए हैं, हनान साहब होश रबा है कि हमारे एक्सपोर्टर्स के, हमारे सनतकारों के 150 अरब डॉलर माल्टा में पड़े हुए हैं। और उसने कहा कि पूरा उन्होंने कहा डाटा हमारे पास किस किस के हैं। और ये चीजें हैं कि हमने इस मुल्क के साथ सब लोगों ने वो इंसाफ नहीं किया जो हमें करना चाहिए। फौरी तौर पे करना क्या चाहिए? फौरी देखें, अब ये है कि एक्सप्लोरेशन हो रही है इसमें अपना गैस की, इसकी अभी CNG को आप, मेरा ख्याल है कि इसको कंडेम करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके इसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएं। अब और जो हमारे एग्रीमेंट हैं दूसरे ममालिक के साथ, हमने अज़रबैजान के साथ किया था एग्रीमेंट गैस सप्लाई का, अच्छा उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन वो दूर बहुत है। और उसके बाद अफगानिस्तान से वो हमारा रूट बनेगा, उनके साथ हमारे रिलेशन इस वक्त बेहतर नहीं है।
तो ये चीजें हैं जिससे कुछ है। लेकिन हम अपनी, अच्छा RLNG है, वो महंगी है। अब वो महंगी गैस जो इंडस्ट्री वाला वो लेना नहीं चाह रहा, वो उसको आधे रेट पे पड़ती है। अगर RLNG ले तो वो 1700-1800 MMBTU पड़ती है। आप जो तुक्का और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट इतनी इफेक्ट नहीं करती। अब देखें, हमने कुछ ना कुछ कास्ट जो हम अपनी जिंदगियों की बियर कर रहे हैं, जो पे ये कर रहे हैं ना जी, अब गौर नहीं हम करते अपने माहौल में। ये एक्सपोर्टर हो, ताजर हो, मैं हूं, इंडस्ट्री वाला, कोई भी हो, आप है भाई, रहते तो इधर ही है ना हम। ये माहौल तो सबको वही मिल रहा है ना। फजा किसी के लिए ये तो नहीं है कि मेरे घर के ऊपर कोई और चल रहा है सिस्टम हवा का और आपके लिए कोई और है। फजा तो सारी आलूदा हो रही है ना, उसमें हम सब अमीर गरीब दोनों के बच्चे यहीं रहते हैं। और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक है। अब देखें, कोरोना ही है, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा। आप ये सफाई वाले देखते हैं, सारे जरासीम ये वो घर का ये कूड़ा करकट जो उठाते हैं लोग, ये वेस्ट मैनेजमेंट, किसी को कोरोना हुआ है? इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत मजबूत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में MS लाइड हॉस्पिटल आए थे यहाँ पे, उनका ये कहना था कि नाज़िन, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी PPE किट्स हमने पहना के वहां पे जो सेंट्री वर्कर्स थे जो कि वहां पे सफाई करते थे कोविड के वार्ड के अंदर, उनमें से किसी एक को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ और डॉक्टर्स को हुआ है। हाँ, डॉक्टर्स को। अब देखें, यही चीज है कि हमने ये गौर करना है कि ये चीजें क्यों हैं। हमारा कौमी फरीजा भी है कि हमने मुल्क को किस तरह लेके चलना है। पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाए कि सबसे पहली प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री क्यों होनी चाहिए? इंडस्ट्री के दो तरह के फायदे हैं हनान। सबसे ज्यादा आपको इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रोजगार मिल रहा है ना, वो मिलता है आपको टेक्सटाइल से। उसकी वजह है कि उसमें ह्यूमन जो रिसोर्स है वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बचाना बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ अब हमने सारी जिंदगी सिर्फ अगर चलना है इसके ऊपर कि जी टेक्सटाइल को लेके चलना है, टेक्सटाइल बेस जरूर है हमारी, लेकिन टेक्सटाइल हमारा फ्यूचर नहीं है। अब ये देखें कि हमने जब तक शिफ्ट नहीं होना है इंजीनियरिंग तरफ, IT की तरफ, और हम इतना कुछ करने के बाद। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं एक चीज लाजमी मेंशन करना चाहूंगा, दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग जो हैं, क्या उनका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है? क्या उनका कोई टेक्सटाइल लगी हुई है? क्या उनका कोई फिजिकल कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी बिजनेस के अंदर? नहीं, वो सारे के सारे ई-कॉमर्स के ऊपर। यही मैं कह रहा हूं। अब देखें, आप स्टेट बैंक, चूंकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूं और मुझे पता है 1% 2% पे लोन देता है स्टेट बैंक एक्सपोर्टर्स को, 4% से हाई कोई रेट नहीं है। यार, आप पैसा उनसे लेके, स्टेट बैंक से पैसा लेके, और आप उसकी जमीनें खरीद लो और आप रियल एस्टेट का बिजनेस करो, इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है? मुल्क के साथ जुल्म क्या हो सकता है? मैंने तो गवर्नर स्टेट बैंक 2 बार चैम्बर में आए, मैंने कहा जी आप इसका भी हिसाब किताब करें, ये भी पता करें कि आपने जिन लोगों को लोनिंग की है, जिन लोगों को आपने ये इस मुल्क का सरमाया, इन गरीब लोगों का पैसा उन लोगों को दिया 1% पे 2% से, उनसे पूछे तो सही आपने इन्वेस्टमेंट कहां की है, आपने कौन सी नई इंडस्ट्री लगाई है, आपने कौन सी रिप्लेसमेंट मशीनरी में की है, और आप करें। अब इनको आप रखें पोर्शन के, जी हम 20% 30% आपको लोनिंग देंगे जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसको चलाने के लिए, और 70% अब हम आपको लोन्स और ये स्पोर्ट प्राइस पे जो मुहैया करेंगे रकम, आप इंजीनियरिंग की, IT की लगाओ। आपके पास यार सिलाई मशीन, सुई से लेके और बड़ी मशीनरी तक सारी इंपोर्ट करते हो, आप देखो सही आपका इंपोर्ट बिल किधर जा रहा है। पाकिस्तान में अब सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया है मोबाइल फोन पे है। एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं है, एक भी। अब कहां है आपकी R&D? हम एटमी कुव्वत हैं, हमारे बड़े जहीन लोग हैं जी, ओ भाई जहानत किधर गई है आपकी? सिवाय आपके कपड़े प्रिंट करने के आपकी जहानत ही कोई नहीं है। आप करें ना जी, एक इंडस्ट्री वाले को आप साथ में बिठाएं और बिठा के उसको अब अल्टीमेटम दे कि जी आपने 2 साल में कोई नई इंडस्ट्री खड़ी करनी है। आपने आप सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीनें बने हुए हैं ये लोग। मुल्क के लिए हम तब तक अपनी और अपना कीमत,
इस मुल्क में 60 अरब डॉलर की हमारा टोटल है जो हम साल में करते हैं। 40 अरब डॉलर का हम 60 अरब डॉलर का बाहर से माल मंगवाते हैं, 20 अरब डॉलर की हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, 20-22 अरब डॉलर जो है वो हमें रेमिटेंसेस आती हैं हमारे ये जो लोग बाहर गए हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, वेट को कम करना एक बहुत बड़ा मार्का होता है और जो कि निम्रा ने बड़े अच्छे तरीके से इस मार्के को सर किया है। मैं चाहता हूं प्रोड्यूसर साहब इनकी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स जो हैं वो दिखाएं ताकि बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे इससे इंस्पिरेशन लें। 30 केजी वेट जो है वो निम्रा ने अपना कम किया है और बहुत मुश्किल होता है अपने वजन को कम करना। और ख़ास तौर पे मर्दों की अगर बात की जाए, ये कहा जाता है कि तोंद अगर इनकी बात बाहर आ जाए, बंदूक से निकली गोली और मर्द का निकला हुआ पेट कभी वापस नहीं आता। लेकिन डाइटिंग जो है इसके साथ कुछ भी मुमकिन किया जा सकता है। ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है। अगर आप इसको समझ लें तो उससे बहुत सारे मसाइल आपकी बॉडी के हल हो सकते हैं। और मोटापा कम होने से जहां पे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रूमिंग आती है, वहीं पे इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ के ऊपर भी बड़े इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है जो कि पड़ते हैं। तो निम्रा हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू निम्रा के साथ करते हैं। निम्रा, जब आप अपनी दोस्तों से मिलती हैं या स्कूल वगैरह कहीं पे जाती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, वो देख के परेशान तो होती होंगी, क्या कर लिया आपने कोविड के डेज में? लॉकडाउन में गई और लॉकडाउन में एक बिल्कुल नई निम्रा बन के जो है वो निकली। होता है, यानी स्कूल में जब मैं गई थी ना छुट्टियों के बाद, तो टीचर्स थी कि ये क्या किया आपने, तो मैंने कहा बस मैंने अपने आप को अब कर लिया, सही मेंटेन कर लिए। मेंटेन कर लिए। अच्छा, वैसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आते होंगे, बहुत सारे टीचर्स की तरफ से, आपकी दोस्तों की तरफ से बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आते होंगे कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा ग्रूम कर लिया है, निखार लिया है। तो हमारे साथ एमन भी मौजूद है, एमन से भी गुफ्तगू करते हैं। एमन, आप क्या कहेंगी, जब ये डाइटिंग शाइटिंग कर रहे थे, बाजुकात होता है ना कि ज्यादा कमजोरी फील होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग जब खाना खाने की बहुत सारे फूडीज होते हैं, पिज्जा के, बर्गर के आदि होते हैं, तो जब एमन ने निम्रा ने छोड़ा तो वो बाजुकात लोगों को रोना भी आता है ना, तो इस तरह का कोई सीन था इसका? नहीं, वैसे इसने मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपने दिल को पकड़ के डाइटिंग की है, यानी अपने आप को बहुत इसने संभाल के की है। अब इसको अगर खाना सामने आता है तो बस इतना कर देना है कि नहीं खाना कुछ भी है। अगर ये पहले बहुत ज्यादा भी पोर्शन लेती थी ना, इसने अपना पोर्शन इतना कम कर दिया है ना, मतलब ये मुझे भी कहती है कि डाइट करनी है, इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ऐसा करना है, लेकिन मैं खाने को ना नहीं कर सकती। बिल्कुल, और खाना जो है कुछ लोगों की कमजोरी होता है और टेस्ट बड्स जब आपके डेवलप हो जाते हैं ना, तो फिर सामने पड़ा खाना बंदा चखने की नीयत से थोड़ा सा लेता है और फिर शुरू होता है और रुकने का नाम नहीं लेता। अच्छा निम्रा, क्या कहेंगी आप, कोविड की वजह से स्कूल्स तो बंद हैं, इन बंद स्कूल्स की वजह से पढ़ाई का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बच्चे एंटरटेन भी होते थे स्कूलों में जाके, दोस्तों से मिलना, गपशप करनी, पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखना। स्कूलिंग को मिस तो करते होंगे आप? बहुत ज्यादा, यानी ये सिर्फ आपकी स्टडीज को इफेक्ट नहीं करता, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा करता है। यानी आप जब अब छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फील होता है कि यार ये सुबह 6 बजे उठना, एक आपकी रूटीन डेवलप हुई होती है, उसके बाद फौरन ब्रेक आ जाना और उसके बाद दोबारा जाना, तो वो ज्यादा मुश्किल लगता है। और अभी जिस तरह से ये साल गुजरा पिछला पूरा कोविड की वजह से, इतनी छुट्टियां आई, सिलेबस वगैरह कवर करना, तमाम चीजों को देखना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। अब ये पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी जगह है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगले अब ये आज मीटिंग है, देखिए क्या होता है फैसला। तो यही है कि पहले ये था कि स्मार्ट सिलेबस कौन सा है, 3-4 स्मार्ट सिलेबस हैं, पता नहीं अप्रूव कौन सा ये भी नहीं पता, किसके हिसाब से पेपर आएगा हमें ये भी नहीं पता, पेपर कौन से मेथड के हिसाब से होगा, यानी एमसीक्यूज होगा या सब्जेक्टिव बेस होगा ये भी नहीं पता, यानी बहुत ज्यादा रूमर्स होती हैं। अब आप बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल वो जाना है और जाके पेपर दे के आ जाना है। अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। एमन से भी पूछ लेते हैं। एमन, आप क्या सोचते हैं, पेपर्स वगैरह जब आ जाते हैं, बंदे ने तैयारी बड़ी खूब अच्छे तरीके से करनी होती है, पिछले साल तो स्कूलिंग भी ठीक तरीके से नहीं हो पाई, सिलेबस बच्चों को पढ़ा नहीं पाए उस तरह से जैसे पढ़ाना चाहिए था, कुछ उनकी भी प्रॉब्लम थी, कोविड की वजह से स्कूल भी बंद थे, क्या क्या मुश्किलात रही हैं आपको? मैं कहूँगी जैसे प्रमोशन हुआ था ना अभी कोविड की वजह से 9th को 10th में कर दिया गया था। अब इसकी वजह से जितने अब आप चाह रही हैं कि इसी तरह 9th से आपको 10th में पढ़ने वाले हैं उनका कितना लॉस, यानी उन्होंने पूरे साल मेहनत की, फीसें भी दी, सारा कुछ किया, अकेडमीज गए, बहुत सारी चीजें अलग अलग ज्वाइन की, अब उन सबका इतना ज्यादा हर्ज हुआ। और जितने भी अब हार्ड वर्किंग बच्चे थे उनके तो दिल में यही था ना
कि अब हमने पोजीशन लेनी है इस साल एग्जाम्स होके रहेंगे, लेकिन उन्होंने प्रमोट कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मुतमिन थे इससे, आप ठीक हो रही थी? नहीं, वैसा नहीं होता जैसे आपको लाइव सेशन में फिजिकल इंटेंशंस, जब आप क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, जो लेक्चर टीचर आपको समझा रहा है वो जिस तरह से समझ आता है, वो उस तरह से नहीं आप वर्चुअली समझ सकते, क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाते। क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाते। बच्चे बहुत अजीब होते हैं वो। अच्छा निम्रा, आप क्या कहेंगे? कुछ बच्चे तो इस तरह के होते हैं ना, वो फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर शुगर लगाना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालना, टीचर को तंग करना, इस तरह के केसेस भी काफी सामने होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा उस बच्चे पे गुस्सा आता है कि जब टीचर पूछ रहा है कि बच्चों समझ लग रही है, तब किसी ने कुछ नहीं बोलना, सबके माइक ऑफ होते हैं। जैसे ही अगले क्वेश्चन पे जाना है, सर रिपीट कर दें। उस पे मुझे तब गुस्सा और आता है कि मतलब टीचर भी इरिटेट कर रहे हैं और खुद भी दूसरों को भी इरिटेट कर रहे हैं कि जब आपको समझ नहीं आ रही है उसी वक्त कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही, अब दोबारा रिपीट आपकी वजह से खुसूसी तौर पर क्यों किया जाए। हाँ, और उसकी वजह से क्लास में जो 29 बच्चे पहले मौजूद हैं, जूम के अंदर क्लास ले रहे हैं, उनको भी फिर वेट करना पड़ता है कि अब 5 मिनट पहले इस इंडिविजुअल को समझाएं देन जाए। अब क्लासरूम के अंदर अगर इस तरह का सीन होता है तो टीचर की इंटेंशन आपके ऊपर होती है, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्लास में, जो बच्चा ध्यान नहीं देता उसको जो है वो डांट डपट भी थोड़ी कर दी जाती है ताकि उसकी वजह से दूसरों का जो है पढ़ाई में हर्ज ना हो। लेकिन फिर भी ये जो नेमत थी एक इंटरनेट हमारे यहाँ जो मौजूद थी इन दिनों के अंदर, वरना बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ ना पाते, ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो फिर भी आने वाले दिनों के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो अच्छा हो। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे, अब दोबारा से जब स्कूल जाना शुरू करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ना एक रूटीन को सेट करने के लिए? अब इसके बाद सिलेबस तो खत्म हो गया तो टेस्ट सेशन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें ये होता है कि आपने 12 बजे घर आ जाना है, उसके बाद फिर एकेडमी चले जाएंगे, फिर सुबह कर। मेरे साथ तो ये पिछले साल हो चुका है, मैंने घर वालों से पूरा साल बात नहीं की, यानी सिर्फ पापा को मैंने महीने में 1-2 दफा देखा होगा पिछले साल। अच्छा। यानी बिल्कुल बात नहीं की किसी से भी। तो ये जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो इन्होंने मुझे घर की ये भी नहीं पता था कि इस वाले ड्रॉ में क्या पड़ा हुआ है। तो जब मामा ने मुझे कहा कि वो वहां से कोई चम्मच वगैरह लेकर आओ, तो मैंने कहा ये कहाँ पड़ी हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये चीजें। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर किसी को कोविड की कोई प्रॉब्लम आई घर में राणा साहब? मतलब वबा तो काफी फैली थी। हाँ, बीमार हुए थे। अच्छा, बीमार हुए थे वैसे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं कराए, लेकिन सबने ये कहा कि हम कहीं ना कहीं नहीं, फैक्ट्री तो था, सारे थे, इनकी मम्मा भी हुई थी लेकिन जल्दी रिकवर हो गई। और हमारी जो अपना मैं समझता हूँ कि घर की डॉक्टर है वो एमन है। अच्छा, वो सबको एमन किस तरह से डॉक्टर है, क्या डॉक्टरी दिखाती है? एमन फुल ट्रीट करती है, टाइमली मेडिसिन। और ये मैं देख लें उम्र में अभी ये 9th में पढ़ती है, वो 10th में है, लेकिन जिम्मेदारी जो है ना, एहसास जिम्मेदारी वो बहुत ज्यादा है। और इनकी मम्मा ने इनकी जो मैं समझता हूँ कि हाँ जी वो बड़ी खूबसूरत है, उसने इनको एजुकेशन भी सारी वही नहीं अपना चेकआउट करती है, मैं नहीं। तो मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं होता। तो दोनों ब्रिलियंट हैं, दोनों टॉपर हैं अपने क्लास स्कूल की, सांदल कॉलेज में दोनों पढ़ती हैं। तो ये आपने देखा है ना कि उसने कहा कि प्रमोशन नहीं चाहिए, एग्जाम चाहिए। अब जो लाइक बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, तो मैं इन्हें देखता था कि ये इसने सच कहा है कि सुबह स्कूल जा रही है, आते ही 1 घंटे या आधे घंटे के बाद एकेडमी जा रही है, वहाँ से 9 बजे रात वापस आ रही है। तो इतना बता एक बच्चा मेहनत करता है, और आप एक बच्चे जो लेजी हैं, अब उन्हें भी आप एक ही लाइन के अंदर समझ लें। अच्छा निम्रा, क्या कहेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है जनाब, हार्ट की पेशेंट्स को आप ट्रीट किया करेंगे इसका मतलब। और अभी साइंस के साथ आप कर रही हैं? हाँ जी। और नेक्स्ट एफएससी गालबन करेंगे, और एफएससी के बाद फिर जो है अगर आप टॉपर हैं तो इस चीज को अचीव कर सकती हैं। एमन से भी पूछते हैं, एमन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे 2 फ्यूचर प्लान्स हैं। 2 फ्यूचर मेरा पायलट बनने का बहुत बड़ा शौक है, और दूसरा मेरा चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बनने का शौक है। ज्यादा गलबा किस शौक के ऊपर है आपका? पायलट। तो पहली कोशिश ये होगी कि आप पायलट बने? नहीं, पहली कोशिश ये होगी कि मैं अपना मेडिकल सारा कंप्लीट करूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन जाऊं, फिर 1 साल बाद कोई अगर वैकेंसीज आती हैं या उसमें ट्रेनिंग्स जो होती हैं उसमें अगर सिलेक्शन होती है तो आप जाएंगे। हाँ, वैसे दोनों के एम्स तो तकरीबन सेम है, डॉक्टर ही दोनों बनना चाहती हैं आप, और बायोलॉजी लगता ज्यादा ही पसंद है आप दोनों को। बायोलॉजी ज्यादा पसंद है या डॉक्टरी की फील्ड ज्यादा पसंद है? इंस्पिरेशन आपको उस फील्ड से मिलती है या सब्जेक्ट आपको ये पसंद है?
सारी चीजें ही हैं। सारी चीजें पसंद है, इसी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा निम्रा, आप टीचर्स जो होते हैं वो आपको सिखाते भी हैं, बहुत सारे टीचर्स आपके फेवरेट भी होते हैं जो आपको सबक से हट के आपको लर्निंग सिखाते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको माशरे में किस तरह से जीना है इसका ढंग सिखाते हैं। तो इस वक्त अगर आपका कोई टीचर आपको देख रहा हो ऑन स्क्रीन तो उसे कोई पैगाम देना चाहते हो आप? टीचर्स जिंदगी में इतने टीचर से पढ़े हैं, यानी 12 साल, यानी नर्सरी से लेकर 10th तक, तो 2 टीचर्स हमेशा याद रहेंगे। एक मैम सादिया जब्बार, उनकी इसी साल डेथ हुई, और एक सर अजान। वो हमेशा, यानी अगर उनसे कोई भी बात पूछ लो तो वो फौरन जवाब देते हैं, और अगर उनसे कोई भी बात कर लो तो वो फौरन उसका रिस्पॉन्स करते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो फौरन समझते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप एमन क्या कहेंगी इस हवाले से, आपकी कोई फेवरेट टीचर हो? हाँ, मेरी फेवरेट टीचर्स, मतलब मैंने अभी एकेडमी ज्वाइन की तो सर से मेरा कम इंटरेक्शन है, लेकिन मेरी 2 टीचर्स रही हैं, मैम इमराना और मैम सुमेरा। उन्होंने मुझे नर्सरी से पढ़ाया, तो मैं कहूँगी कि जैसे मदर एक केयर करती है ना, वैसे उन्होंने दोनों ने मेरी केयर की है। मैं असल में बहुत ज्यादा शैतान हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा, नेचर वाइज बहुत ज्यादा। ये सुन के राणा साहब खूब खिलखिला के हंसे, लगता है शैतानियां राणा साहब को पता है क्या करते हैं। हाँ, पापा एक दफा पेरेंट टीचर मीटिंग पे गए थे तो उन्होंने कहा था पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन ये अपनी शैतानियों की वजह से ना, बस इसकी शैतानियां हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पढ़ने वाली ना होती तो फिर इसने उठाया ही ना था स्कूल से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया राना सिकंदर आजम साहब आज के शो में आने के लिए। अमन आपका बहुत शुक्रिया, निम्रा आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आप फ्यूचर की डॉक्टर बने और हमारे माशरे को सर्विस दें, बेहतरीन लोगों की खिदमत जो है वो आप करें। तो हमारी आज की डिश भी जनाब तैयार हो चुकी है, जिंजर चिकन, और जैसे ही शो खत्म होगा हम अपने गेस्ट को जरूर सिखाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लेंगे हमारे शेफ के हवाले से। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।